Hello, good morning to all my dear student. Today we discuss about rules of nomenclature. This is my part third on the topic of ICZN rules of nomenclature. तो हम आपको ICZN और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रीवियस दो वीडियो में हमने आपको रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में बताया कि मोनो बाई ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, यूज ऑफ पैरेंथेसिस का यूज कहाँ करेंगे, कौन पंक्चुएशन मार्क, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क का यूज कहाँ करते हैं, ये रूल्स था। एंड न्यूमेरिकल्स इन कंपाउंड वर्ड, जो कंपाउंड वर्ड है उसमें न्यूमेरिकल्स का कहाँ यूज किया जाता है। टुडे वी डिस्कस अबाउट अनदर रूल्स रिलेटेड टू zoological code or rules of nomenclature. Today we discuss about use of suffix ensis and ensis. This is very important कि ensis and ensis suffix का यूज कहाँ किया जाता है। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि कोई स्पीसीज़ का, किसी स्पीसीज़ का नेम किसी जियोग्राफिकल नेम से रिलेटेड होता है और बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल नेम्स, तो जब किसी स्पीसीज़ का नाम जियोग्राफिकल नेम पर बेस्ड होता है या आधारित होता है, तो यहाँ हम एंसिस एंड ईएंसिस का यूज़ किया करते हैं। लाइक एज कोई स्पीसीज़ है वो बंगाल में खोजी गई है तो बेंगालेंसिस हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कोई स्पीसीज़ है जो लुधियाना में खोजी गई है, जो एक विशेष जियोग्राफिकल रीजन में, लाइक एज लुधियाना में, तो लुधियानेंसिस यहाँ पे यूज किया जाएगा एंसिस का एज ए सफिक्स के रूप में। इसी प्रकार यदि कोई स्पीसीज़ है जो बेंगलोर में खोजी गई है उसे बेंगलोरेंसिस, तो उसके स्पीसीज़ के नेम के बाद सफिक्स के रूप में एंसिस यूज किया जाएगा जबकि कोई पार्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया होता है। जैसे कोई स्पीसीज़ है माउंट आबू में खोजी गई है तो उसे आबूएंसिस नाम दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एक कोई स्पीसीज है जो सिसिली में खोजी गई है उसे सिसिलिएंसिस, तो यहाँ पे ईएंसिस का यूज किया जाता है बाई हटा के और IENSIS यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से जूलॉजिकल कोड के अंतर्गत और जूलॉजिकल कोड में एंसिस एंड ईएंसिस का यूज किया जाता है जबकि कोई स्पीसीज किसी विशिष्ट जियोग्राफिकल एरिया में खोजी गई है और उसका नाम उसी एरिया पर बेस्ड होता है और उसी एरिया पर आधारित होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ प्रायोरिटी का लॉ और प्रथम का नियम। लॉ ऑफ प्रायोरिटी यह क्या कहता है, यदि कोई स्पीसीज ऐसी है लॉ ऑफ प्रायोरिटी, जब ऐसा होगा कि किसी भी टैक्सॉन के दो नेम दिए गए हैं, कोई टैक्सॉन है और उसको दो नेम दिए गए हैं, whenever टू नेम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सॉन, एक ही टैक्सॉन है और उसके दो नाम दिए गए हैं, आर डिस्कवर्ड द वैलिड नेम ऑफ ए टैक्सॉन इज द ओल्डेस्ट नेम, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रायोरिटी। तो यदि कोई स्पीसीज है और उसके दो नेम दिए गए हैं, दोनों ही नेम वैलिड हैं, तो फर्स्ट जो नेम पब्लिश्ड हुआ है वही मान्य होता है। इसी को हम लॉ ऑफ प्रायोरिटी के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ प्रायोरिटी की सिंगल स्पीसीज, उसके दो नेम दिए गए हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने चाहे दिए हों, बट
फर्स्ट जो पब्लिश्ड होगा, जो फर्स्ट पब्लिश्ड है, पब्लिश्ड डेट देखी जाएगी उनकी, कौन सी डेट में कौन सा पब्लिश्ड हुआ है, तो जो सबसे पहले जो पब्लिश्ड होगा वो नाम उसको दिया जाता है। नेक्स्ट लॉ है स्टार्टिंग पॉइंट डेट। क्या स्टार्टिंग पॉइंट डेट रखी जाएगी? तो स्टार्टिंग पॉइंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं हम। द स्टार्टिंग पॉइंट डेट फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट डेट है 1758। ईयर्स वाली बात करते हैं हम, तो जनवरी 1 1758 तब लीनियस का सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन पब्लिश्ड हुआ था। तो ये जो डेट है इसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेट फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए 1753 की डेट को स्टार्टिंग डेट कहा जाता है। जनवरी 1 1753। तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की जो स्टार्टिंग डेट है जनवरी 1 1758 जब सिस्टेमा नेचुरी का 10th एडिशन पब्लिश्ड हुआ था। इससे पूर्व यदि कुछ भी पब्लिश्ड हुआ है तो उसे प्रीलेनियन कहा जाएगा। और प्रारंभ में तो यह था कि चाहे वो सेम ईयर में 1758 या इससे पहले यदि कुछ भी वर्क पब्लिश्ड हुआ है तो वो सारा पब्लिश्ड वर्क आफ्टर 1758 माना जाएगा, कि इस ईयर के बाद का उसे पब्लिश माना जाएगा। और यदि रिसेंटली कभी कोई काफ़ी पुरानी डिस्कवर्ड हुई है जो कि काफ़ी 1758 से पहले का है तो उसे प्रीलेनियन कहा जाएगा, प्रीलेनियन, एंड दस नॉट वैलिड, और वो वैलिड नहीं होगा। तो ये था स्टार्टिंग डेट के बारे में। काइंड्स ऑफ नेम। काइंड्स ऑफ नेम, a name which is published according to the requirement made in article 8 to 12। यदि कोई नेम, किसी भी स्पीसीज़ का नेम जो कि 8 to 12 जो आर्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फिलफिल करता है, तो ये वैलिड नेम कहलाएगा। कोई भी नेम जो कि जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है, यदि वो 8 to 12 आर्टिकल्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करता है तब वह वैलिड नेम कहलाएगा। अदरवाइज यदि उसका कोई स्पीसीज इस तरह से डिस्क्राइब की गई है, उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है और वो 8 to 12 आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है, तो वह नेक्ड नेम कहलाएगा और वह वैलिड नहीं होगा। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में हम आप जो रह गए हैं कुछ रूल्स और नोमेनक्लेचर के बारे में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स यू।